Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to complete this chapter, that is cell the unit of life, and this is the last lecture of this chapter, that is nucleus, chromosomes and microbodies. So with this positive energy let's start today's class. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. सारे कंटेंट जो है आपका 11th का अनुभव प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगी, प्रैक्टिस शीट्स भी लगाने के लिए दूंगी. ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. So with this positive energy let's start today's class. Is what is nucleus? एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा डीएनए. ठीक है, ये किसके केस में हो रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल्स में. जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्लांट हो गए चाहे एनिमल हो गए हम हो गए, तो बेसिकली हमारा डीएनए इस तरीके से न्यूक्लियस में रहता है. क्लियर है. लेकिन अगर हम बात प्रोकैरियोट्स की करें तो उनमें डीएनए कैसा होता है, स्कैटर्ड वे में होता है इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर है. चलिए, तो हमारे न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल्स. हमारा दिमाग, हमारा जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं, कौन कौन उसके कर रहा है, प्रोग्रामिंग यहाँ सेट है ब्रेन में, है ना. जो कुछ भी हम कर रहे हैं ऑल द कंसेंट ऑफ ब्रेन. तो ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी. सेम लाइक अगर हम देखें, बताया जाए, न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल्स. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैसी है, डबल मेम्ब्रेन. दैट मीन्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है न्यूक्लियस. क्लियर है. दो मेम्ब्रेन है, एक तो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है और एक बाहर वाला है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, इनकी जो नंबर है वो वैरी कर सकती है. अगर वन नंबर प्रेजेंट है उसे कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट. अगर दो है टू मीन्स बाई न्यूक्लिएट. एग्जाम्पल, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा पैरामीशियम का डायग्राम, वहां आपने देखा होगा आपको बाई न्यूक्लिएट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा इन केस ऑफ पैरामीशियम. अगर हम मेनी की बात करें, बहुत सारे न्यूक्लियस से, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट. अगर किसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है, ए न्यूक्लिएटेड. ओके, लाइक मैमलियन, मैच्योर आरबीसीज, मैच्योर सेफ ट्यूब जो कि फ्लोएम सेल्स है, प्लांट का सेल्स है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं. क्लियर है. चलिए, अब देखते हैं, ये एक सेल है. ठीक है, ये, सॉरी, दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, इस न्यूक्लियस में डीएनए किस तरीके से दिख रहे हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ थ्रू दिस डायग्राम. ठीक है, तो ये जो बाहर वाले जो मैम्ब्रेन है, यहाँ पे इस तरीके से जो बना है ना. तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसका पहले आप देख सकते हैं कि दिस इज द आउटर मैम्ब्रेन जो कि बाहर वाला मैम्ब्रेन है, और जो इनर मैम्ब्रेन है, इनर मैम्ब्रेन जो कि इनसाइड वाला मैम्ब्रेन है. एंड दिस बोथ आउटर और इनर मैम्ब्रेन को हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप और कार्योथिका, जो कि ये कहाँ एब्सेंट हो रहा है, बैक्टीरिया में एब्सेंट हो रहा है. ठीक है, तो ये जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस आपको दिख रहा है दिस वे, ये इनर आउटर, तो ये मिडिल वाला जो स्पेस है उसको कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस. जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. क्यों बोला था, क्योंकि वो स्पेस बिटवीन द टू माइटोकॉन्ड्रियल लेयर्स था, आउटर और इनर. बट हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा क्या होगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ठीक है, और ये जो आप स्पेसेस दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े स्पेसेस बिटवीन द स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज नॉन एज न्यूक्लियर पोर. ठीक है, उसके बाद ये जो इनसाइड आपको दिख रहा है, दिस आर द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस. ये क्या है, दे आर नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, इसको कहते हैं इंटरफेजिक न्यूक्लियस. ठीक है, और उसके बाद इसको, इस एरिया को कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म. बिकॉज द साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म. क्लियर है. तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस वजह से इस एरिया को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. उसके बाद आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, इसको कहेंगे क्या, न्यूक्लियोलस. एंड ये क्या है, क्रोमैटिन है. क्लियर है. तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ
न्यूक्लियस ऐसा होता है। एक और पार्ट जो मैं मिस कर रही हूँ, देखिए राइबोसोम्स और आरईआर के बारे में। तो देखिए ये न्यूक्लियस के बाहर ये क्या होगा, आरईआर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि आपने पढ़ा था न्यूक्लियस से बिल्कुल अटैच्ड क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर क्या है, गोल्जी अटैच्ड है। क्लियर है। तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी है, जो ऑलरेडी डिस्कस है, बट यहाँ पे भी और अच्छे से बता रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो जो हमने स्ट्रक्चर में बताया आपको, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर, इन सबको डिटेल्स में पढ़ते हैं थोड़ा, है ना। न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, द आउटर रीजन इज नॉन एज रफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं इन द डायग्राम, हमेशा जो ईआर है, आर है, जो कहाँ अटैच्ड होगा, हमेशा आउटर वाले लेयर पे हमारा ईयर अटैच्ड होगा, और उस ईयर की सरफेस के ऊपर क्या होगा, राइबोसोम्स, क्योंकि ईयर का काम क्या है, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन बनाना। तो कंटिन्यूअस विथ आर ई आर, दैट मीन्स जो आउटर लेयर है उस पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इस वजह से हम कह रहे हैं सरफेस जो है रुखड़ा हुआ है, दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और इनर लेयर जो है वो स्मूथ है, जो कि इनर लेयर है, आप देख सकते हैं बाहर वाला लेयर पे आपका राइबोसोम से अटैच्ड हो रहा है, ना कि इनर लेयर में। तो इनर लेयर क्या होगी, स्मूथ हो गई। क्लियर है। तो इनर लेयर क्या हो गया, स्मूथ हो गया। स्मूथ होने का मतलब SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमने पढ़ा है कि इनमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इनका जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दे आर नॉट कंटिन्यूअस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर। ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियर एनवेलप ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। इस वजह से न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। और ये न्यूक्लियर पोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। दैट मीन्स ये जो पोर्स है इसके कारण जो है दोनों साइड, देखो यहाँ से भी मटेरियल पास होगा, यहाँ से भी पास होगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बाय डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स हो रहा है। देखिए चारों ओर, यहाँ भी पोर है, यहाँ भी पोर है। तो यहाँ अगर डायरेक्शन न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं तो इधर से भी आ रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है इन केस ऑफ दिस न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इट कंटेन्स क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। जैसा आप देख सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन होगा और न्यूक्लियोलस होगा। ये जो ऐसे फैले हुए हैं चारों ओर, इसको कहेंगे क्या, क्रोमैटिन, ठीक है ना। क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस, ये क्रोमैटिन है और ये न्यूक्लियस, द वाइट वन इज क्रोमैटिन, ठीक है। और ये क्या है, दिस ब्लू वन इज न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म, सॉरी, क्रोमैटिन, यस क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कैसा है, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, सेमी फ्लूइड है, कोलॉइडल है, और यहीं पे जो है mRNA की सिंथेसिस हो रही है, एम मीन्स मैसेंजर RNA। क्लियर है, याद रहेगा ये पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम बढ़ते हैं न्यूक्लियोलस की ओर। न्यूक्लियोलस क्या कहते हैं इसे, राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, है ना। न्यूक्लियोलस क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस। और आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था एक ऐसा ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन नहीं है, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं प्रॉपर तो आपने पढ़ा होगा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या है हमारा, जो कि मेम्ब्रेन लेस है। तो राइबोसोम्स को अगर हम प्रोटीन फैक्ट्री कह रहे हैं ना, प्रोटीन फैक्ट्री, तो उससे अगर आप लिंक करिए कि न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेनलेस है, समझिए इस बात को, मेम्ब्रेनलेस है। जैसे कि आप जानते हैं राइबोसोम्स भी मेम्ब्रेनलेस है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कह सकते हैं। क्लियर है, नॉन मेम्ब्रेनस है, दे आर कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। दिख रहा है आपको न्यूक्लियस, ये देखिए न्यूक्लियस कंटिन्यूअस है न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद साइट ऑफ RNA सिंथेसिस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, राइबोसोमल सिंथेसिस हो रहा है।
और ये कैसा लार्जर है और मोर इन नंबर इन सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये कैसे लार्जर है, बड़े हैं और ज़्यादा है, न्यूक्लियस जो ज़्यादा है इन नंबर इन सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट द क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू गेट स्टेन्ड। अब स्टेन्ड क्या होता है, मैं इसको बारे में समझाऊंगी। स्टेन्ड क्या होता है, जब आप किसी सपोज किसी भी सेल को अगर आप माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो आपको उसको स्टेन करना है ताकि उसकी जो विजिबिलिटी हो वो बिल्कुल सही सा माइक्रोस्कोप में दिख जाए। इस वजह से हम स्टेन करते हैं उसे। तो अगर हम क्रोमेटिन की बात करें तो वो किससे स्टेन होती है? एसिटोकर्माइन और फ्यूएलजेन स्टेन। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग, इन्होंने दिया था। और क्रोमेटिन में क्या क्या होता है? डीएनए होता है और आरएनए होता है, प्लस हिस्टोन्स प्रोटीन्स होता है। अब हिस्टोन्स क्या है, को पैकेजिंग प्रोटीन क्यों कहते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हमारा डीएनए क्या है? एसिडिक है। प्लस डीएनए की हमारी साइज जो है 2.2 मीटर भी स्क्वायर है। अब बताइए, अब इतनी बड़ी साइज के डीएनए हमारा कहाँ होगा? डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होगा, राइट? डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा ना, डीएनए यहाँ होगा। ठीक है, तो हमारे न्यूक्लियस का जो साइज है वो कितना है? 10⁻⁻⁶ मीटर। अब बताइए ये मीटर वाला साइज 10⁻⁻⁶ मीटर में कैसे फिट होगा? डीएनए जो इतना बड़ा साइज ऑफ डीएनए है वो कैसे फिट होगा न्यूक्लियस में? उसके लिए हमें क्या चाहिए? हिस्टोन्स हमें पैकेज करना है। जैसे अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है बट स्पेस कम है, सपोज एक ही ट्रॉली बैग में आपको बहुत सारी चीज़ें लेनी है, आपको डेली यूज़ के लिए, घूमने के लिए, एवरीथिंग एवरीथिंग यू हैव टू फिट इन दैट ओनली सिंगल ट्रॉली। तो आप क्या करेंगे? उसे पैकेज करेंगे ना, ठूसेंगे अच्छे से, कह रहे भैया कैसे भी एक ही लेके निकलना है, इतना लगेज लेके कहाँ घूमेंगे। सेम थिंग हैपन। क्या हो रहा है कि हमारा डीएनए का साइज बड़ा है, तो अब इसको हमें न्यूक्लियस में पैकेज करना है। तो पैकेजिंग प्रोटीन का काम कौन कर रहा है? हिस्टोन्स है, जो कि बेसिक है। और डीएनए क्या है? एसिडिक है। एज यू ऑल नो, ऑपोजिट अट्रैक्ट, हमेशा ऑपोजिट, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी, ऑपोजिट चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी बता रही हूँ, एसिडिक डीएनए है, बेसिक हिस्टोन्स है, तो दे विल अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हिस्टोन्स का काम होता है। 12th में ऑडिटर्स में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो हिस्टोन्स का काम होता है बेसिकली, पैकेजिंग प्रोटीन है ये, पैकेज करने का काम कर रहा है, डीएनए को न्यूक्लियस में फिट कर रहा है, भर रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमेटिन पार्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन रीजन और यूक्रोमेटिक रीजन क्या होता है। सपोज ये दिख रहा है आपको, ये क्रोमेटिन दिख रही है आपको, है ना? लेट मी शो यू, दिख रहा है क्रोमेटिन। तो क्या होता है कि जहाँ पे जो ज्यादा तरीके से जो उलझे हुए हैं, जहाँ पे, जैसे कह सकते एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज आपने एक वेट, एक आपने धागा लिया वाइट रेड कलर का, सॉरी रेड लेंगे तो समझ में नहीं आएगा स्टेन, वाइट कलर का आपने धागा लिया। लेट मी शो यू, पहले मैं वाइट लिख लेती हूँ। ओके, ये आपने व्हाइट कलर का धागा लिया। समझिएगा कि हेट्रो और यूक्रोमेटिन के बारे में मैं क्या समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो इस धागे पे आपने क्या कर दिया? एक गिट्ठी मार दिया। ठीक है, कई यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे गिट्ठी है, यहाँ पे गिट्ठी है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और इन सारी जगहों पे नहीं है। तो अगर आप इसको कोई स्टेन, सपोज ब्लू कलर की स्टेन में इस रस्सी को आप डाल रहे हैं अंदर, और जब इसको निकालेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो जो ज्यादा एरिया जो हमने गिट्ठी मारा था वो एरिया क्या हो जाएगा? डार्क, वो स्टेन को ज्यादा लेगा, बिकॉज वो ज्यादा उलझे हुए हैं। उलझे हुए चीजें जो है वो स्टेन को ज्यादा ले लेंगे। दैट मीन्स ये एरिया जो है ज्यादा ब्लू हो जाएगा। और जहां पे हमारा गट्ठी ने एकदम प्लेन सरफेस है, वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? लाइट हो जाएगा। ब्लू होगा बट एकदम हल्का कलर का होगा। लेकिन जहाँ पे हमने गट्ठी मारे हैं वो ज़्यादा डार्क ब्लू हो जाएगा। तो जो एरिया ज़्यादा डार्क ब्लू हो जाएगा उसको अपनी बायोलॉजी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन रीजन। और जो एरिया लाइट ब्लू होगा उसको कहेंगे क्या? यूक्रोमेटिन रीजन। तो ये बेसिक धागा से आप समझ लेंगे, है ना?
तो हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है, डार्क होता है, दैट मीन्स दे आर मोर कंडेंस्ड। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूँ, दे आर मोर कंडेंस्ड, ठीक है। और दे आर कंपैक्टली पैक्ड डीएनए, कंपैक्टली बिल्कुल ही कंपैक्ट पैक्ड डीएनए, या तो डीएनए बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। अब हम रस्सी रस्सी के एग्जाम्पल दिए, अब यहाँ क्या डीएनए होगा, क्योंकि हम डीएनए और न्यूक्लियस से डील कर रहे हैं आज के क्लास में। और दे आर ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव और जेनेटिकली इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात यूक्रोमेटिन की करें तो ये लेस कंडेंस्ड है, ये लूजली अरेंज्ड है, और ये लाइट लाइट होते हैं, और इनका जो स्टेन होता है वो लाइटर होता है। यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है। सिंस ये लूजली अरेंज्ड है तो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव, ये सॉरी पहले वाला इनएक्टिव था, और दूसरा वाला यूक्रोमेटिन जो है ये ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये उलझे हुए हैं। जब इंसान उलझा हुआ रहता है तो वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल चीज़ें सोचिए ना। अब बायो को बिल्कुल ही प्रैक्टिकली लीजिए, जब इंसान उलझा हुआ रहता है वो हमेशा इनएक्टिव रहेगा। जब इंसान बिल्कुल ही उलझा नहीं है, एवरीथिंग इज सेटल डाउन, ही इज वेरी मच फ्री मेंटली। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो इजिली रिलेट कर पाएंगे। तो ये देखिए उलझे हुए हैं तो इसलिए इनएक्टिव है, और ये उलझे नहीं है, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री है एकदम, तो ये क्या है, एक्टिव है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे, ये क्रोमैटिन है, ठीक है। जो कि क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, न्यूक्लियस के अंदर कैसे होते हैं, इस तरीके से उलझे हुए रहते हैं क्रोमैटिन, है ना। तो जब क्रोमैटिन को क्या मिल रहा है, हिस्टोन प्रोटीन मिल रहा है, और हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं उस क्रोमैटिन को। जो क्रोमैटिन है उसको हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन पैकेज कर रहा है डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर। तो हमें क्या मिल रहा है, क्रोमोसोम मिल रहा है। अब ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में आपको स्ट्रक्चर में बताती हूँ। ये छोटा वाला जो आर्म है उसे कहेंगे पी आर्म, ठीक है, जो कि शॉर्ट, वेरी इजी वे में। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो बड़ा आर्म है उसको कहेंगे क्यू आर्म, जो कि लॉन्गर आर्म है। और जो मिडिल में यहाँ पे एक राउंड होता है, जब आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो आपको सेंट्रोमियर एक टर्म मिलेगा, जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम के जो सेंटर पॉइंट मिडिल पॉइंट पे, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर है, और इस रीजन को, सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, देयर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे। और ये जब हमारा जो क्रोमोसोम के मूवमेंट होता है, जब क्रोमोसोम पोल्स पे पहुंच जाते हैं, इस तरीके से जब क्रोमोसोम्स पोल पे पहुंच जाते हैं तो सेंट्रोमियर का काम होता है स्पिंडल फाइबर से अटैच करके रखना, ठीक है ना। तो येलो वाला क्या, डीएनए थ्रेड, जो कि कहते हैं क्रोमोनेमेटा, ठीक है। और ये जो डिस्क लाइक शेप बनी है इसको क्या कहेंगे, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर डिस्क शेप है, और ये साइड ऑफ अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर किससे अटैच्ड हो रहा है, सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो रहा है। दैट मीन्स सेंट्रोमियर का काम क्या है, स्पिंडल फाइबर को अटैच करके रखना क्रोमोसोम्स के साथ, ये काम है सेंट्रोमियर का। अब एक एक और महाशय आ गए जिनका नाम है टेलोमियर। अब टेलोमियर क्या है, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब एक इंसान बूढ़ा हो रहा है, एजिंग हो रहा है ना, तो उसका टेलोमियर धीरे धीरे खत्म, कंप्लीट धीरे धीरे कम हो रहा है। जब एक इंसान यंग है, हम क्यों यंग, हम यंग है ना, तो हमारा जो ये एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम है, ये जो टेलोमियर है, इसके कारण ये हमारे क्रोमोसोम को छोटा होने नहीं देता है। टेलोमियर का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर हम बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे, तो दैट मीन्स हमारे क्रोमोसोम्स छोटे हो रहे हैं। अभी हम यंग हैं, नए हैं, तो हमारा ये जो टेलोमियर है ये हमारे क्रोमोसोम को शॉर्टर होने से बचाएगा। एंड दिस आर द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड में मिलता है, ठीक है। कुछ ऐसे एक बीमारी है गरगरिया करके, तो उनमें उस पे उन पेशेंट्स में क्या होता है, वो यंग, उनकी उम्र 20 साल की है, बट वो दिखेंगे, जो जो इंसान 45-50 का होता है उनका चेहरा वैसे दिखता है, तो उनको एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके कारण वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो टेलोमियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्रोमोसोम्स के शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करता है, एंड दिस आर द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। चलिए अब हम बात करते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये मैं डायग्राम से आपको बता रही हूँ कि क्यों मैं बता रही हूँ, क्यों ये डायग्राम बना रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी। ये देखिए एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में ये आपको पता है सेंट्रोमियर है, जो आपको अटेस्ट करेगा स्पिंडल फाइबर से, है ना। और ये सिंगल क्रोमेटेड है, एक ही क्रोमेटेड दिख रहा है ना आपको, क्रोमोसोम पेयर में नहीं है, मैं सिंगल क्रोमेटेड। जब क्रोमोसोम रैप्लिकेट हो जाएगा, रैप्लिकेशन के बाद उनके पास क्या मिलेगा, पेयर आ जाएगा। अब ये देखिए, इसको कहेंगे मोनैड कहेंगे क्योंकि ये सिंगल है। जब ये रैप्लिकेट हो गया तब ये डयाड क्रोमोसोम्स हो गया, तब इसमें कितने क्रोमेटिड आ गए, 1 2।
दो क्रोमेटिड आ गए इन अ पेयर। जब क्रोमोसोम्स आफ्टर रेप्लिकेशन हो रहा है इसको कहेंगे रेप्लिकेटेड थ्रेड। और ये दो क्रोमोसोम्स आ गए बिल्कुल सेम सेम, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड इनको ही कहते हैं जो बिल्कुल ही सेम सेम क्रोमोसोम्स इन पेयर आ गए, उनको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है। अब सपोज ये क्रोमोसोम है, ठीक है, एक पेयर वन पेयर, दो पेयर का मैंने क्रोमोसोम्स लिया, बीच में है सेंट्रोमियर 1 और 2। अब इनको क्या कहेंगे, दयाद कहेंगे। 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स को हमने लिख लिया। अब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल ही सिमिलर है, फैमिलियर है, उनको क्या कहेंगे, देयर होमोलोगस पेयर। और ये दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये और ये इससे थोड़ा अलग है कि नहीं। इसका देखिए डायग्राम ऐसे है, एक बड़ा है, एक ये सिमिलर, बिल्कुल डिसिमिलर है एक दूसरे से, तो इसको कहेंगे नॉन होमोलोगस पेयर। अब इस क्रोमोसोम, ये जो एग्जांपल मैंने होमोलोगस पेयर का दिखाया है, अब इसमें बताइए कि सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से होंगे, नॉन सिस्टर कौन से होंगे, क्योंकि सिस्टर जो होगा वो सेम क्रोमोसोम्स के जो सेम होंगे, सेम नंबर पे, वही सिस्टर होंगे। अब ये देखिए सिस्टर कौन से होंगे, 1 2 3 4, ये चारों सिस्टर होंगे। लेकिन क्या 1 और 3 सिस्टर हो सकते हैं, नहीं, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के हैं, तो 1 3 नॉन सिस्टर होंगे। चाहे 2 या 4 हो सकते हैं, 2 या 4 नहीं होंगे, नॉन सिस्टर है। 2 या 3 हो सकते हैं, नहीं। 1 या 4 हो सकते हैं, नहीं। तो ये सारे जो होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, और जो सेम क्रोमोसोम्स के होंगे वो होंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्रोमोसोम्स है जो कि मैंने बताया, इनसाइड इज द मैट्रिक्स पोर्शन, टेलोमियर होगा एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम में। हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आपको बताया था, ये प्राइमरी सेंट्रोमियर है। और जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा वो क्रोमोसोम्स के ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और कहते हैं नॉर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रिपेयर। इसको क्या कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द सेट क्रोमोसोम, इसको कहेंगे क्योंकि यहाँ क्या सैटेलाइट प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको कहेंगे सेट क्रोमोसोम, और या तो मार्कर क्रोमोसोम। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मार्कर क्रोमोसोम। चलिए, अब इसमें देखिए आप, ये एक क्रोमोसोम है, पेयर में है, ये मोनैड है, ठीक है, और ये दयाद है। दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, दिस इज द सेंट्रोमियर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ह्यूमंस में कितने पेयर होते हैं, 5 पेयर ऑफ सेट क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, 13th 14th 15th 21 22। अभी हम जब कैरियोटाइप पढ़ेंगे ना, तो तब आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं इन रिलेशन टू द सेंट्रोमियर लोकेशन। ये देखिए सेंट्रोमियर, ऊपर वाला पी होगा, छोटा आर्म है, नीचे वाला क्यू आर्म। तो सेंट्रोमियर बिल्कुल ही सेंटर में है, तो उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। अब हम देखेंगे जब सेंट्रोमियर से ऊपर पी वाला आर्म ज्यादा छोटा है, क्यू बड़ा है, इसको सब मेटासेंट्रिक। इसको देखेंगे हम, पी बिल्कुल ही एकदम ही छोटा है, क्यू ज्यादा बड़ा है, तो एक्रोसेंट्रिक। और ये टेलोसेंट्रिक, पी आर्म एब्सेंट है, सिर्फ क्रोमोसोम नीचे है, इसको कहेंगे टेलोसेंट्रिक। ठीक है, तो अब हम पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे पहले मेटासेंट्रिक देखते हैं। क्या क्यों, इसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर इनमें प्रेजेंट होते हैं इक्वल आर्म्स, बिल्कुल ही इक्वल होंगे, ऊपर पी और क्यू, पी आर्म है और ये क्यू आर्म, दोनों ही आर्म क्या होगा, इक्वल होगा, तो उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और इस ये भी कहते हैं आइसोब्रैकियल आर्म। इनका जो जब ये एनाफेजिक सेल डिवीजन होता है तो इनका शेप क्या हो जाता है, वी शेप होता है। ये देखिए आप मेटासेंट्रिक, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से वी शेप होता है इनका क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो वी शेप हो जाते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज टाइप ऑफ सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर्स खींच लेते हैं, तो इनका जो शेप होता है इस तरीके से वी हो जाता है ना, ड्यूरिंग एनाफेजिक सेल साइकिल। अब हम बात करते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेडियन। सेंट्रोमियर इज साइडली अवे फ्रॉम द सेंटर, अनइक्वल आर्म, जैसा आप देख सकते हैं सब मेटा में। ये देखिए अनइक्वल मतलब ऐसे, ये ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा, ठीक है। ये देखिए पी आर्म है और ये क्यू आर्म, ठीक है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल ही जो ऊपर वाला एकदम छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया। और सेंट्रोमियर जो है सेंटर से थोड़ा दूर हो जाते हैं। इनमें अनइक्वल आर्म है, तो इसको कहेंगे हेटेरोब्रैकियल आर्म। और ये क्या कहते हैं कि एल शेप, जब इनका एनाफिजिक सेल डिवीजन में ये कैसा हो जाते हैं, सब मेटासेंट्रिक, बिल्कुल ही एल एल फेज में, ठीक है ना,
एल फेज में हो जाते हैं ये। नेक्स्ट एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है सब टर्मिनल सेंट्रोमेयर इन्हें कहते हैं। दैट मीन्स सेंट्रोमेयर क्या है, बिल्कुल ही क्लोज है टू द टर्मिनल एंड, जो कि एक आर्म क्या होगा, पी आर्म क्या होगा, बिल्कुल ही छोटा होगा, और क्यू जो होगा ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ये वेरी शॉर्ट और ये क्या होगा, वेरी लॉन्ग, नीचे वाला जो है क्यू आर्म वेरी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, अनइक्वल है, दैट इज हेट्रोब्रेकियल आर्म है। बिल्कुल सेम केसेस सब मेटासेंट्रिक की तरह ही है, और ये एक्वायर कैसे करते हैं, जे शेप, जब इनका एनाफिजिक सेल डिवीजन होता है तो ये कैसा होता है, जे शेप एक्वायर कर देते हैं। नेक्स्ट टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टर्मिनल होता है, ये इनके पास सिंगल आर्म होता है और ये एल शेप होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स बेस्ड ऑन द पोजिशंस ऑफ सेंट्रोमियर कितने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मिल गए हमें, 4 शेप्स ऑफ क्रोमोसोम मिले, पहला वी मिला, जे, आई एंड एल, दैट मीन्स ये चारों शेप्स का आपको ध्यान रखना है, वी, जे, आई एंड एल। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नोट देख लें, कैरियोटाइप हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं 22 पेयर्स क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और 1 पेयर जो है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, या तो एक्स एक्स या तो एक्स वाई। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किस तरह से दिख रहे हैं, 22 तक तो ये ऑटोसोम्स हर किसी में सिमिलर है, लेकिन ये जो अगर किसी में एक्स एक्स है तो वो फीमेल है, गर्ल, और किसी में एक्स वाई है तो दैट पर्सन इज मेल, बस यही डिफरेंसेस होते हैं, बाकी ऑटोसोम्स सेम है, बोथ फॉर मेल एंड फॉर फीमेल। दैट मीन्स कार्योटाइप क्या होता है, इट्स द फीचर बाय विच पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज आइडेंटिफाइड। जो सेट ऑफ क्रोमोसोम, हमेशा क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, तो ये जो पेयर आइडेंटिफाई हो सके इसी को कहते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, साइज दिख रहा है आपको, बड़ा है कोई छोटा है, किसी की साइज कैसी हुई, पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन ये देख रहे हैं आप, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ये दिख रहा है आपको, तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर जो हमने अभी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे कितने टाइप्स ऑफ हमने बताया, क्रोमोसोम डिवीजन वो बताया, लेंथ ऑफ आर्म पे डिपेंड होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है और सैटेलाइट कितना हो रहा है। दैट मीन्स ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें मिला कार्योटाइप का, इसको क्या कहेंगे, ईडियोग्राम। ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें मिल गया, क्रोमोसोम का लेंथ मिला, पोजीशन मिला, साइज मिला, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मिला, सैटेलाइट प्रेजेंट है कि नहीं, दिस आर ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड दैट इज नोन एज ईडियोग्राम। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत नोट पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं माइक्रो बॉडीज, ये सिंग क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल स्ट्रक्चर है, कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज हमें मिलते हैं, पहला क्या है, पैरोक्सिसोम, दे हैज अ एंजाइम फॉर पेरोक्साइड सिंथेसिस, एंजाइम क्या है, कैटालेज है, और कैटालेज का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करना, और किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, पैरोक्सिज्म बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्पेरोसोम, इनका काम क्या है, सिंथेसिस और फैट को स्टोरेज का काम होता है स्पेरोसोम का, जैसे कि ऑयल वाली सीड होती है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, उनमें उनके एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल में स्पेरोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं एंड दे आर आल्सो नोन एज प्लांट लाइसोजाइम्स। क्लियर है। द थर्ड पॉइंट इज ग्लायोक्सिसोम। ग्लायोक्सिसोम क्या है, दे आर द साइट फॉर ग्लायोक्सिलेट साइकिल, एंड यहाँ पे क्या होता है, फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड this process is known as gluconeogenesis and very much important, glycoxysome is absent in animals. Okay, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कंसर्न विद फोटोफॉस्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये नहीं है, प्लास्टोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोफॉस्फोर, फोटो मीन्स लाइट की जरूरत पड़ती है ना, क्लोरोप्लास्ट जब एक प्लांट फूड प्रिपेयर करता है तो उसे लाइट की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज नथिंग बट द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्लैजुला एंड सिलिया द नंबर ऑफ टैबलेट्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ एक्सोनी, हमें याद है पेरिफेरल रीजन में क्या क्या था, डबलेट्स में थे और 9 थे, ऐसे दो दो करके थे, है ना, 9 थे ऐसे, तो सिर्फ पेरीफेरी पे पूछ रहे, नॉट इन सेंट्रल, तो कितना होगा 18। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, जो कि मैंने करा दिया है, इसका आंसर 18 होगा। ठीक है, वेरी मच क्लियर।
सो आज का कंटेंट यहीं तक था. तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू ऑल ऑफ यू.